This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू होती है वो है जनाब बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियां और डेली टाइम अखबार की अहम शय सुर्खियों पर मुख्तसर तज्ज़िये। आज मेरे साथ मेहमानों मेज़बान के किरदार में होंगे जनाब यूसुफ अबोया साहब। वेलकम करूँगा आपको शो में यूसुफ साहब, और उम्मीद करूँगा कि आपके सेहत मिजाज अच्छे होंगे। मौसम कराची का जो है निस्बतन बेहतर है और लोग भी आजकल जो है बड़े फ्रेश सुबह सुबह महसूस करते हैं उसकी वजह से। वैसे मौसम के मुतालिक मैं ये बताता चलूँ कि इसकी भी एक कॉस्ट है, एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। तो हमारे यहाँ बारिश पड़ने पर पकोड़े खाते हैं, तो बरतानिया में तो तकरीबन हर वक्त ही बारिश होती रहती है, तो वो तो फिर पकोड़े खा के पकोड़े बन जाएंगे। खैर वो तो तंग होते हैं बारिश के मौसम से, वो चाहते हैं कभी सूरज निकले। अच्छा, यहाँ पर प्रोग्राम का आगाज़ PSX के साथ। सुर्खी है जनाब, PSX फेल्स टू एक्सटेंड गेंस एमिड लैक लस्टर ट्रेडिंग सेशन। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स जो है 39,000 हमेशा गलती करता हूँ 39,786.39 39,786.93 -13.71 पॉइंट्स के साथ। और बहुत सारी चीज़ें हाईएस्ट है मेरे ख्याल में ये। सबका रोज जो था वो हाईएस्ट था। कल थोड़ी सी मामूली सी मार खाई है, तो इतनी नहीं खाई। अभी बच्चा चाहे कितना नहीं, इससे कतई नज़र एक बात करूं, जब शरारती बच्चा होता है तो उस्ताद की मार से नहीं भाई, उस पर तो पकड़ लेते हैं आजकल। चित्राल के स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ने बच्चों को बहुत मारा, कल उसको पकड़ने जा रहे हैं जी। नहीं, कल उसको पकड़ने गए थे, पकड़ा नहीं पकड़ा वो एक अलग बात है सर। सॉरी, मार खाने पे कहाँ से कहाँ बात चली जाती है, मेरा भी जहन कहाँ से कहाँ पलट जाता है। सीमेंट सेक्टर जो है वॉल्यूम लीडर रहा, इसके अंदर जो है 48.13 मिलियन शेयर्स का काम हमने देखा है किसमें, दीवान सीमेंट में। बेस्ट वे सीमेंट, अच्छा, फिर पाक कैम है, पाक सीमेंट, सॉरी जी, पाक सीमेंट, फिर लकी सीमेंट, फिर मेपल लीफ सीमेंट। अच्छा, क्यों काहे सीमेंट की कीमत का आपके ख्याल से को? मेरे ख्याल में ये कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से शायद कंस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। कंस्ट्रक्शन कैसे बहुत ज़्यादा होगी? तो एक मुकदमा जो है उस पर भी फैसला आ गया है जिसके बारे में मैं और आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन की तो कम, अच्छा नहीं, वो मुझे तो लगता है कुछ नहीं, मुझे लगता है कोई ऐसी बात नहीं। मेरे ख्याल से तो गेम खेल रहे हैं, वरना ऐसी बात हो कि मतलब ये है कि चले नाम लिए बगैर एक बात करते हैं। मतलब कोई भी दुनिया के अंदर कोई मुल्क हो जिसके अंदर सबसे बड़ा डेवलपर रियल एस्टेट डेवलपर जो उस पर ज़रा सी भी आ रहा है तो सीमेंट को तो मार खानी चाहिए। मेरे ख्याल से सीमेंट को मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। प्लस हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मतलब मैं लॉजिकल आपसे बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल में डेफिनेटली बिल्कुल सही आपने कहा कि उस लिहाज से अगर आप इख्तिलाफ करें, मैं इसलिए इख्तिलाफ मैं उस सीपेक के हवाले से बात कर रहा था कि वो जो कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा है, लेकिन वैसे तो ओवरऑल मेरे ख्याल में तो प्रॉपर्टी बिल्कुल रुक गई है। प्रॉपर्टी, लेकिन अब ये बोल रहे हैं ये जो प्रॉपर्टी का, तो आपकी क्या राय है प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह के नतीजे में क्या होगा? प्रॉपर्टी देखें, इसको मेरे ख्याल में जो इन्होंने लगाया है उसका जो रीज़न है वो ये है कि एक अच्छा, मेरे ख्याल में तो एक पॉजिटिव है। उसका रीज़न ये है कि एक मेरे ख्याल में जो आम आदमी है ना, उसके लिए शायद प्रॉपर्टी लेना कंपैरेटिवली निस्बतन शायद थोड़ा सा आसान हो जाए। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेडिंग को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। जैसे आपने देखा कि अगर डिटेल्स पढ़ें तो मेरे ख्याल में 3,000 से लेके 40,000 तक जो है वो पर स्क्वायर यार्ड जो है वो उसकी कीमत फिक्स की गई है। तो उस पर अगर आप 3 साल के करीब रखते हैं, 2 से 3 साल के करीब, तो प्रॉपर्टी की जो है वो आपको जो टैक्स लगेगा वो अराउंड 5% लगेगा, बल्कि अराउंड क्या 5% ही लगेगा। फिर 1 से 2 साल के दरमियान है तो वो और कम है, और अगर 1 साल के अंदर है तो वो 10% है। तो फास्ट ट्रेडिंग को मेरे ख्याल में रोकने की कोशिश की गई है कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब फास्ट ट्रेडिंग होती है तो कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। तो मेरे ख्याल में तो ये पॉजिटिव चीज़ है और रेवेन्यू बहुत बड़ा जनरेट होगा
अब रेवेन्यू सही इस्तेमाल हो जाए, ये चीज़ है। देखिए, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की जो आपने बात की जी, बड़ी जी। अहमियत रखती है। अच्छा, मैं थोड़ा फ्री मार्केट का पसंद करने वाला, मानने वाला फ्री हूँ, मार्केट, फ्री जी। मार्केट का। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी कज़न पाबंदी जो होती है किसी भी तरह की हो, जी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर अगर वो फ्री मार्केट के उसूलों को हस्फ करे, उनकी नफ़ी करे, तो मैं उसको फेवर नहीं करता। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मसला जल्दी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं, बल्कि सप्लाई एंड डिमांड के दरमियान एक बैलेंस नहीं है। उसकी वजह ये है कि हाउसिंग यूनिट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ सप्लाई साइड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ फ्री ओपन प्लॉट वाला जो गेम है, जी, ये गेम बन चुका है। ये बल्कि फ्री मार्केट के उसूलों के ख़िलाफ़ आ रहा है, क्योंकि डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर 5 बड़े रियल एस्टेट ग्रुप्स हैं, जिनका जिक्र मैं बार बार करता रहता हूँ। लेकिन वैसे ही आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि देखें, फ्री मार्केट की डिस्टॉर्शन मैंने जहाँ भी देखी है, चाहे वो इस तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो या प्राइवेट से, जी, जी। उसके बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। देखिए, असल में बात ये है कि फ्री मार्केट के उसूल ये हैं जी, जी। कि खरीदो फरोख्त में कोई कज़न ना हो, कोई पाबंदी ना हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो वैसे आइडियली ज़ीरो होती है लेकिन मिनिमल हो हमारे यहाँ। अच्छा, इसकी मैं, वजह से और एंट्री टू एग्जिट जो है आसानी हो, ये तो पाबंदी के ज़ुमरे में आता है। देखें, मैं थोड़ा सा जो है ना, फ्री मार्केट जो आपने कहा ना कि मार्केट जी। बिल्कुल जो हाँ, मार्केट हाँ। इकोनॉमी जैसे होती है और एक कमांड होती है और एक हमारी जो है वो मिक्स्ड, मैं जो जी। है वो बेसिकली जो सपोर्ट करता हूँ वो मिक्स्ड इकोनॉमी को अच्छा, करता ठीक हूँ। है। उसका रीज़न जो है ये है कि कहीं कहीं जो है ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन की भी ज़रूरत होती है, रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे ख्याल में प्राइसेस अपनी ओवर वैल्यूड हो गई थी, जिसका एक ये रीज़न बनता है कि ये टैक्सेस लगाने का मतलब एक्स्ट्रा थी कि एक आम आदमी जो है ना, अगर वो प्रॉपर्टी लेने की बात भी करता था ना, इवन अगर आप वो उठाकर देखें डिसबर्समेंट जो हैं लोन्स के हवाले से बैंक्स के, वो भी डिक्लाइन हुए हैं। उसकी वजह ये है कि कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि वो बस जो लोग ले सकते थे वही ले रहे थे, मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस बहुत हो गई थी। तो मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप है, बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं नाजरीन को एक भी बात, जैसे मुझे कहते हैं कभी कभार आप ऐसी कोशिश किया करें गैर मुतनाज़ा किस्म की ब्रेकिंग या कोई नई इन्वेस्टिगेटिव किस्म की इकनॉमिक रिपोर्टिंग कर दिया करें। तो मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, मैंने जो सुना है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात ये, पाकिस्तान की इकॉनमी में पैसा जनरेट नहीं हो रहा, तो फिर प्रॉपर्टी क्या कहीं पे भी नहीं लग सकता। कुछ लोगों ने कहा कि ये खालिसतन करप्शन का पैसा है, करप्शन का पैसा है, वो रियल एस्टेट में भी लग रहा है, स्टॉक मार्केट में भी लग रहा है और भी एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट में लग रहा है। वो भी बात समझ में नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन हुई, जाहिर बात है हसास इदारों ने की होगी या कोई जो भी होंगे उन्होंने की होगी। लेकिन बात यह है कि इधर एक और पर्सपेक्टिव भी आता है। बात यह है कि ये पैसा किसी और मुल्क से आ रहा है पाकिस्तान। एक रेवलेशन ये भी है। तो पता किया कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पता लगा कि एक बहुत बड़ी रकम जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में आई है वो कहीं आस पड़ोस के मुल्क से आई है। उसका ताल्लुक कुछ क्रिकेट से भी बनता है। तो फिर वो बड़ा शॉकिंग था, लोग बड़े परेशान हुए। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मीडिया का पेट भरा हुआ है, तो सहाफ़ी बड़े खुशहाल हैं नेज़ मुझे छोड़ के। बाकी सबका बहुत ख्याल रखा जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी, और जिसके भी ख़िलाफ़ कोई ख़बर छपने लगती है वो सहाफ़ी के पेट का ख्याल लगता है तो छपती नहीं है वो ख़बर। तो पैसा पता लगा कि वो आया है क्रिकेट सट्टे से और किसी और मुल्क से आया है जहां अब वो सट्टा बंद हो गया है वक्ती तौर पर। तो फिर एक नया सट्टा शुरू हुआ, कहा हम अपना सट्टा खेलेंगे, तो वो भी नहीं चल सका। फिर कोई आया, ऐसा कोई चक्कर वक्कर बना, पता नहीं, क्रिकेट हमने भी खेलना शुरू की कि हम भी क्रिकेट खेलेंगे, पैसे कमाएंगे, बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन है। उसमें फिर क्या हुआ कि 7वें नंबर पर आ गए हम क्रिकेट के अंदर। तो फिर यहाँ तो बने हुए थे कलंदर, सिकंदर और पता नहीं कौन सा अंदर कौन सा बाहर, क्या को, और एक और भी होता है ना, जानवर भी होता है जो सिकंदर कलंदर से मिलता है, रदीफ का, छोड़ो। तो ये बने हुए थे बड़े। तो फिर उसके बाद इतने बुरे तरीके से हारे, तो फिर उसके बाद वो क्रिकेट का वहाँ भी लैक लस्टर क्रिएट हो गया। सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ऐसा मैंने सुना है। ये बिल्कुल। और अरबों डॉलर के हिसाब से आया पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर, अरबों डॉलर के हिसाब से पैसा आया। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान का इंडिजिनस नहीं है, ऐसा मैंने सुना, और वो रियल एस्टेट की तरफ गया। बस इसके आगे मेरे पैरों को आग लग जाएगी तो मैं नहीं बताऊंगा।
अगर इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान आती है तो कहीं तो लगेगी। आज आए यूनिवर्सिटी से आए आप तो देखा रास्ते में साइन बोर्ड सारे उतर गए। जी, साइन बोर्ड उतर गए। तो फैसला तो बहुत अरसे से आया हुआ था, बिल बोर्ड नहीं उतर रहे थे, अचानक क्यों उतरे? कभी सोचा जहन? बड़ा पैसा था इसमें। बिल्कुल। क्या कहता है आपका जहन? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही देख है। रहे हैं बिलबोर्ड वगैरह? हाँ, दिखे नहीं दिखे? बिल्कुल नहीं दिखे। और वो कल ही है, क्योंकि कल जो है वो मैं नहीं निकला ज़्यादा, तो इसलिए जो है वो पता चला कि न्यूज़ मिली कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इसका बिल्कुल जो आपने कहा कि इसी तरह से कुछ है मामला, क्योंकि अचानक से इनके बिल्कुल ऑर्डर तो पहले आए हुए थे और काफ़ी दिनों से आए हुए थे, है ना? तो अचानक से कल उतरने की वजह समझ में नहीं आई। अरबहार रुपए का गेम था ये। बिल्कुल। क्या इकोनॉमिक गेम था ये, पूरा पैसों का गेम था, हमें लगाया हुआ था इस चक्कर में जी जी। सियासत। तो देवर मेकिंग बिलियंस ऑफ रुपीस। तो फिर सर ने ऑर्डर किया, अब समझ जाओ खुद ही, सर ने ऑर्डर किया बोर्ड उतार दो, तो सबसे पहले जो उस इलाके में बोर्ड थे जो उनके जेर असर हैं वहाँ पे बोर्ड हट गए, फिर अब पूरे शहर से हट गए। तो अब पूरे शहर में दोबारा लगेंगे, लेकिन नए वजीर आला आए हैं उनकी इजाज़त के बाद। खैर, इससे आगे चलते हैं सर। यूरोपियन स्टॉक्स डिप ऑन बैंक्स एंड ऑयल, ये काहे हुआ? इस खबर की तो तफसील मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि तेल की कीमतों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है जी, गिरावट की जानिब है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है, हमारा भी इन्फ्लेशन रेट काफ़ी कम हुआ है, 4.2% के करीब हुआ है, और इसका मेजर इफेक्ट जो है वो यही है, ऑयल प्राइसेस का ही है। तो ओवरऑल जो है वो आ रही है मेरे ख्याल में, और सब्सिट्यूट्स जो आ रहे हैं शायद उसकी वजह है जी, और शायद प्रोडक्शन भी मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा हो गई है। ये दो वजह समझ में आती है। तो सब्सिट्यूट का है मेरे ख्याल में, LNG वगैरह का जो है मेरे ख्याल में जी, तो इसकी वजह से वो आई थिंक कि इसमें डिक्लाइन आया है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ हमारे नाज़रीन को कि मैंने आप लोगों को बताया था सोने की कीमत पर, जी, तो यहाँ पर ये है कि $1364 फ़ी आउंस जो है ये अब इसकी कीमत पहुँच गई, और मुकामी मार्केट में भी हमारे जो है वो 53,538 का जी, ये कंटिन्यूसली जो है तोला वो पहुंच गया। मेरे ख्याल में पिछले हम 3-4 दिनों से ये देख रहे हैं, लास्ट जो वर्किंग डेज़ हैं उसमें, क्योंकि इंटरनेशनली भी बढ़ी हैं, और तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे भी इसमें इंक्रीज़ आया है। असल में ये है कि वो ख़वातीन जो हैं प्रोग्राम देखती हैं तो वो अमूमन पूछती हैं बेटियों के जहेज़ के लिए कि आप बताएं कि कब जो है, वैसे जहेज़ एक लानत है, लेकिन हम सब लोग देते हैं, नहीं जहेज़ लानत नहीं, तो माजरत थोड़ा सा मेरा अंदाज़ इस नौइयत का है। तो बात यह कि जो है ये 48,000 के ऊपर मैंने लोगों को कहा था, 48,000 रुपये फ़ी तोला पर कि सोना ख़रीद सकते हैं बेटियों के लिए जेवरात बनाने के लिए। क्योंकि देखें हमारे मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट जो दो इकोनॉमिक डिसीजन है, हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिस्ट इस पर काम नहीं करता, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स GDP TDP STP, इसका कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान की मईशत से। अगर इंडिविजुअल कंजम्पशन की बात की जाए तो दो अखराजात हैं, और मेरे ख्याल पूरा पाकिस्तान इससे इत्तेफाक करेगा, एक बेटी की शादी, दूसरा बेटे की तालीम। बिल्कुल। और आजकल तो नौकरियां भी ख़रीदते हैं तो बिकती हैं, तो फिर वो ये है कि वो तालीम से पैसा बचा लेते हैं तो सरकारी नौकरी बेटे को ख़रीद के दे देते हैं, वो भी एक तरीका कार है। वैसे बेटियों को ख़रीद के दे सकते हैं, लेकिन बेटियों को जहेज़ दे के शादी करा देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हमारे माशरे में तस्वुर किया जाता है। हमारे माशरे की जो बातें वो मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता, लेकिन माशी फ़ैसले सिर्फ दो हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? ज़िंदगी के अंदर सबसे अहम फ़ैसला आपके लग रहा है शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये दो जो जैसे कंजम्पशन की जो आपने बात की ना, वो तो हम देखें मेरे ख्याल में पहले भी प्रोग्रामों में ये बात करते रहे कि जब आपने GDP GNP के हवाले से बात की, आम आदमी की कंजम्पशन की बात की जाए तो वो डेफिनेटली उसमें कोई एज सच इफेक्ट नहीं आता। हम GDP GNP को तो देखते रहते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो जो बिल्कुल आपने जो दो अखराजात की बात की डेफिनेटली कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उसके मतलब ये कि उसको देखा जाए कि वो कितनी आसानी से हो पा रहे हैं। और हमारे माशरे की अगर बात की जाए तो ये जो आपने जहेज़ और इसकी बात की, डेफिनेटली इसकी वजह से बड़े नेगेटिव असरात हैं। मतलब ये कि बड़ा लोगों को मुश्किलात होती है एक शादी करने में भी डेफिनेटली, और एजुकेशन के हवाले से भी। एजुकेशन जो है हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। अगर आप गवर्नमेंट के इदारों को देखें तो इट्स नथिंग, मतलब ये है कि कुछ भी नहीं बचे हैं, ना होने के बराबर हैं अगर देखा जाए तो। जिस हिसाब से मतलब उसकी डिमांड है एजुकेशन की, कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है, कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो गई है।
अच्छा, यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन, और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चंस जो हैं, जो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, उनके मुतालिक बात करते हैं। सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी के बड़े अहम हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी है मेज़बान मेहमान के किरदार में जनाब यूसुफ अबोया साहब, और ब्रेक पे जाने से पहले दो अहम सोशो इकोनॉमिक सवाल हमने पूछ रखे थे। एक तालीम का, जिसकी कमर्शलाइजेशन के बारे में आपने बात की, दूसरा जहेज़ का। गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। मीनवाइल आमिर अब्बास साहब हैं, उन्होंने एक सवाल भेजा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का, कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाती है। तो मैं उनको बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमिन करने का वही तरीका होगा जो किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिटरमिन करने का तरीका होता है, जिसके माने होते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, यानी उससे मिलने वाली आमदन को, जो मुस्तकबिल में वो जितनी आमदन कमाएगा, वो जो कमाऊ पुत्र प्रॉपर्टी हमारी है, उसको डिस्काउंट करके ये मालूम करना कि आज की तारीख में उसकी क्या कदर व कीमत निकली। सही बात है, बिल्कुल ऐसी डिस्काउंटिंग की जो है वो, जैसे कैश फ्लोस को हम निकालते हैं कि इन फ्यूचर उसमें जो है वो कितना पोटेंशियल है, क्या रेंट वगैरह जो भी उसमें रिटर्न है, जी उसके हवाले से डिस्काउंटिंग वाला जो है वो बेस्ट डेफिनेटली है। अच्छा, मेरे जहन में, क्योंकि फाइनेंस के शोबे का मैं तालिब इल्म सा, आप समझ लें, आप अगर बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट होने की कोशिश करते हैं तो, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो चश्मा फूटता है तमाम वैल्यू फाइंड आउट करने का, ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले से निकलता है। बिल्कुल। और इसी की मल्टीपल वेरिएशंस हैं, मल्टीपल डेरिवेशंस हैं, जिसके नतीजे में आप प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ? आप भी वैसे इसी शोबे से। बिल्कुल, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फाइनेंस से थोड़ा सा मैं जो है वो इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा हूँ, लेकिन ये है कि बिल्कुल ये तो बेसिक सा जो है वो फार्मूला है, और इसी पे मतलब जो जितनी भी जो है वो और डेफिनेटली वैल्यूएशन होती है वो डिपेंड इसी पे करती है। बिल्कुल। काफ़ी दफ़ा मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि थिंग्स डोंट नीड टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल। तो लोग बहुत सारे कहते हैं इसका डिटर्मिनिंग फार्मूला, पाकिस्तान के अंदर असल में रियल एस्टेट MBA नहीं करवाते, वेस्ट में करवाते हैं। तो आमिर अब्बास साहब, एक अच्छी मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ फार्मूला फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर रेंटल इनकम। बेसिकली रेंटल इनकम होती है, कैश फ्लो। अब आप बोलेंगे कैश फ्लो क्या होता है यहाँ से? स्टॉक तो डिविडेंड देता है, ये रेंटल इनकम होती है। पाकिस्तान में रेंटल इनकम जो होती है वो प्रॉपर्टी प्राइस से बहुत कम होती है। इस हिसाब से जो है ना वो बेसिकली स्पेकुलेशन है। अगर कोई उस्ताद आदमी हो तो वो फिर प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ रिटर्न होता है तकरीबन 5 to 6% प्रॉपर्टी पर रेंटल इनकम में। बहुत ज़्यादा करके बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा करके। इससे कम होता है, इससे कम होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपको करके बता रहा हूँ। उस पर क्या है कि गवर्नमेंट ने इरेशनल टैक्सेशन लगाई हुई, जिसकी वजह से क्या होता है कि ख़ास तौर पे जो पोश एरिया हैं वहाँ लोग रजिस्टर नहीं कराते रेंटल जो एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड जैसे है उसने इतना ज़्यादा रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, रेंट के ऊपर, कि लोग बोलते हैं यार छोड़ो यार, अनरजिस्टर्ड रखो। तो तरीका कार ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर विजनरी लोग नहीं हैं, बसीरत रखने वाले लोग नहीं, अलमिया हमारा। असल में दूसरा मसला जो है वो स्पेकुलेशन का भी बहुत है। मतलब रियल वैल्यू को डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में ख़ास तौर से, क्योंकि अब आप देखें कि कुछ एरियाज़ हैं उसमें जो है वो पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वैल्यू जो है वो बहुत एक्सेस में चली जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमाइन करना मेरे ख्याल में। जी बात उसमें असल में ये है कि मैंने बहुत जगह डिटरमिन की है वैल्यू, जी, तो मतलब मेरी डिटर्मिनेशन में वैल्यू जो आई है वो थोड़ी हैरान कुन है। वो ये है कि जैसे डिफेंस का 500 गज का बंगला आजकल तकरीबन, कराची डिफेंस की बात करूँ, लाहौर डिफेंस का फ़र्क है, तो वो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ के दरमियान होना चाहिए। लेकिन कराची में अब वही बंगला जो है तकरीबन 7 करोड़ तक भी जा रहा है, 5 से भी 7 करोड़ तक, 5.5 आप बेचने, ब्रोकर आपको बोलेगा 7.5 करोड़ रुपये, जब आप बेचने जाएंगे तो ऑफर 5 की, 5.5 की, 6 की लग जाएगी। वो फिर भी देखें ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। देखें तो इसको बेसिकली क्या है कि FBR को भी इस चीज़ को मरूज़ खातिर लाना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। FBR के मैं वज़ीर ख़जाना इसाक डार को कहूँगा, वैसे मैं बहुत बेवकूफ़ आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ लिख गया हूँ,
तो इस वजह से मेरा बहुत बड़ा कसूर है कि मैं इस वक्त अपने मुल्क के अंदर जो हूँ वो पढ़ लिख जाने की वजह से मुसीबत में फंस गया हूँ। तो ये है कि सर FBR वालों को भी थोड़ी सी अकल दीजिएगा और अपनी फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंदर भी ज़रूर बताइएगा कि प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट जो आप कह रहे हैं ना, हम प्रॉपर्टी की वैल्यू खुद फाइंड आउट करेंगे, आप कोई इतने होशियार हुए नहीं हैं। मैं पूरे फाइनेंस मिनिस्ट्री को एड्रेस करके बोल रहा हूँ, ख़ासतौर पे सेक्रेटरी फाइनेंस फेडरल जो हैं और FBR के भी जो चेयरमैन होंगे, आप लोग अभी इतने इंटेलिजेंट या इतने होशियार नहीं हुए कि आप लोग जो है अमेरिका के भी रियल एस्टेट और डेवलपर से ज़्यादा होशियार हो गए होंगे या इमार वगैरह से ज़्यादा होशियार हो गए होंगे। आप क्या करें, फार्मूला अवेलेबल नेट के ऊपर, आप फार्मूला अप्लाई करें। रेंटल इनकम को सामने रखते हुए प्रॉपर्टी की प्राइस वैल्यू होती है, अपनी मर्जी से नहीं होती। कोई ब्यूरोक्रेट ग्रेड 22 का जो है वो कोई इतना शाना या होशियार नहीं हुआ, ना ही कोई कमिश्नर ऐसा होगा आपके यहाँ FBR के अंदर जो इतना होशियार और शाना होगा कि वो आसमान का हाल देख के और तारों का हाल देख के प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमिन करेगा, या आप आबाद वालों के साथ या रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ बैठ के आप डिसाइड कर लेंगे। ऐसे काम नहीं होता, काम फार्मूले से होता है। लेकिन मेरा कसूर है, मैं पढ़ लिख गया हूँ। अल्लाह करे कि आप लोग भी पढ़े लिखे लोगों की कदर करें। नहीं होगी, वैसे आपको वैसे बता रहा हूँ, रिश्तेदारों की होगी, पढ़े लिखे लोगों की कभी कदर नहीं होगी। लेकिन आपको बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज विद अ फॉर्मूला यूसुफ, देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मूला। जैसे मैंने स्टार्टिंग में हमने बात की ना कि बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये टैक्सेस का जो है डेफिनेटली एक अच्छा है, लेकिन इसके साथ जाहिर है कि जैसे अब ये अभी आप कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि देखें बहुत मतलब जाहिर है कि हज़ारों की तादाद में प्रॉपर्टीज़ हैं और उसको जाहिर है कि आप सिर्फ जो है वो किसी मतलब एक जो है वो स्पेकुलेशन की बेस पे कर रहे हैं ना, इसमें भी तो बिल्कुल कोई फार्मूला तो इन्वॉल्व नहीं है। तो जब आप वैल्यूएशन करेंगे ना सर, फार्मूला लगाना पड़ेगा, बिल्कुल फार्मूला लगाना पड़ेगा। और दूसरा सिर्फ शुरू में जैसे हमने कहा, मैंने कहा कि बड़ा अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है, बिल्कुल रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इससे जो है वो आम आदमी को भी कुछ हद तक बेनिफिट डेफिनेटली होगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो उस पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस, मतलब उस पर जो है वो वॉच होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको तो पता है ना कि हमारे यहाँ फिर जो है वो नहीं होने का, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपस में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे प्रॉपर्टी इतनी कर दो, वो कहेगा इतनी कर दो, इतनी कर दो, उतनी कर दो। ये सब फार्मूला से होता है भाई। गोरा सारी दुनिया के ऊपर जो हुक्मरानी कर रहा है ना इस वक्त, दुनियावी तौर पे बात कर रहा हूँ, फार्मूले से कर रहा है, फार्मूले से। दाल पकाने का भी फार्मूला है, इसीलिए आप देखें हमारे कुकिंग शोज होते हैं उसमें रेसिपी आती है। व्हाट इज द रेसिपी? हम लोग आपस में बैठ जाएंगे, हम बैठ के आपस में बात कर लेंगे, बैठ के बातें नहीं होंगी, ये कोई ड्राइंग रूम नहीं हो रहा, कोई वट्टे सट्टे का रिश्ता नहीं हो रहा ये। बट आई टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्डली, ये पढ़े लिखे लोग भी हैं इनके अंदर, अभी दौड़ें लग जाएंगी वहाँ पर। अभी मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी दौड़ें लग जाएंगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के अंदर भी। उनकी नहीं दौड़ें लगेंगी, वो लोग तो अभी आराम कर रहे होंगे, उनकी दौड़ें लग जाएंगी नीचे सेक्शन ऑफिसर वगैरह। वो कहेंगे यार इस लड़के ने बात की है, फार्मूला निकालो कौन सा है, ये फार्मूला नेट पे अवेलेबल है, पर मैंने ईजाद नहीं किया। इंटरेस्ट रेट की थ्योरी जो है अवेलेबल है नेट के ऊपर, जाओ फिशर की देख लो, बेसिक थ्योरी है। बिल्कुल वो तो गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल मौजूद है, कोई मैंने नहीं ईजाद किया शेयर प्राइसेस वैल्यू निकालने के लिए। मैं वैसे बात कर रहा हूँ यूसुफ भैया साहब, हमारे यहाँ तो यार नुकसान है, पढ़ना लिखना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, बंदे को जाहिल होना चाहिए। अपना काम हम करते हैं। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, MBAs मेरे पास आते हैं, बोलते हैं काउंसलिंग करो। मैं काउंसलिंग नहीं करता, आजकल बड़े लोग कैरियर काउंसलिंग, फ्यूचर और ये मैं आपको बताऊंगा आपकी सक्सेस वगैरह, मैं इस तरह के काम वाम नहीं करता। मैं तो बच्चों को राय देता हूँ कभी कभार, मैं कहता हूँ देखो बेटा आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 35-40 हज़ार रुपये, आपने MBA के ऊपर इन्वेस्ट किया है, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से मुख्तलिफ है। लेट से किसी ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, किसी ने 4 लाख तक इन्वेस्ट किया, कोई बाहर से पढ़ के आया। मैंने कहा देखो ये फल की रेडी वाला है, VIP इलाके में फल की रेडी लगाता है, इसकी बचत तकरीबन 1,20,000 से 1,60,000 रुपये महाना है, जिसमें से ये भत्ता देता होगा, जैसे जो ये अपना सिटी गवर्नमेंट वाले या जो आते होंगे, जो जिस जगह के होते हैं, उनको दिन की दिहाड़ी दे दी। पुलिस वाला आया, किसी को दर्जन केले दे दिए, किसी को किलो आम दे दिए, किसी को हैं, इस तरह कर लिया ना। बिल्कुल सही है, वो भी एक्सपेंसेस में आ गया। हाँ वो एक्सपेंसेस के अंदर आ गया, वो दे दिला के जो है सब, फिर भी इतनी बचत हो रही रेडी वाले की। बिल्कुल आप मेरे साथ आ जाएं, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, हम उधर ही हिसाब कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। कोई MBA करने का क्या फायदा, BBA करने का क्या, बंदा जाहिल रहे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े रैंक्स के ऊपर इन्होंने कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स रखे हुए। यकीन करो अभी उनसे पूछो आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का हल क्या है, वो कहेंगे आपस में बैठ के बात हो जाएगी। और आपस में बैठ के क्यों बात होगी भाई, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपस में बैठ के कहाँ से तय होती है? एप्लीकेशन का मसला है ना कि पता तो सबको होता है,
ऐसा नहीं है कि ये जो आप फार्मूला बता रहे हैं ना ये हर सबको बंदा पता है जानता है सर। बिल्कुल। तो इसकी जो है वो एप्लीकेशन सर एप्लीकेशन ये होती है, ये एप्लीकेशन का बहुत सीरियस मसला है। खैर छोड़ें, इतने जज्बाती होने का क्या फ़ायदा, कौन सा यहाँ पे वो बहुत बड़ी तब्दीली आ जानी है जो मैं ये बात कर दूँगा। हमारे जैसे लोग जो हैं पढ़े लिखे, वो इस पाकिस्तान मुल्क में आते भी हैं और चुपचाप चले भी जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। दूसरे मुल्क में जाकर, आप पता है मार्स प्रोग्राम, मार्स रोवर प्रोग्राम एक पाकिस्तानी चला रही है, मैंने सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनकी। बिल्कुल। एक खातून है कराची की, उन्होंने कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया अभी हालिया दिनों के अंदर, आपको पता है साइंसी तहकीक के अंदर। सब लोग चले जाते हैं, कोई पूछता पाछता नहीं है। हर आदमी जो है ना आपस में ही बस बैठ के हम आपस में बात, फौरन बुला लिया जाता है असल में। वो देते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों को हंट कर रहे हैं। अमेरिकन गोरे ये लोग देखते हैं जो बंदा पीएचडी कर रहा है, ये हमें मुफ्त पढ़ रहा है पाकिस्तान से। हमारे लोगों को तो पता कुछ नहीं है। यूसुफ भाई साहब, मैं बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ कभी कभार। हमारी गवर्नमेंट को तो इसकी परवाह नहीं। हम एक डॉक्टर तैयार करते हैं, एक डॉक्टर। अमेरिका में एक डॉक्टर तैयार करने के लिए गवर्नमेंट को $1 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। हमारा डॉक्टर यहाँ से तैयार हो जाता है, इमिग्रेशन अप्लाई करता है, वो कहते हैं आड़ दो, और वो बाहर चला जाता है। बिल्कुल। हमारा इंजीनियर है, आपको पता है वहाँ इंजीनियर तैयार होने में $500 मिलियन लगता है वो कम से कम। उसके स्कूलिंग फ्री। एक बात करूँ, सब्सिडाइज्ड स्कूलिंग, हाई स्कूल तक उनके एजुकेशन फ्री, हाई स्कूल तक उसका पढ़ाना है। वो इवन बैचलर्स वगैरह में भी बड़ी जबरदस्त जो है यूनिवर्सिटीज उनकी सब्सिडाइज्ड है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, उनको इतना खर्चा करना पड़ रहा है। हम तो मुफ्त में लोग दे रहे हैं और उसके लिए भी हम लाइनें लगा रहे हैं उनके कॉन्सुलेट्स के बाहर, वीजे के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, हमें रख लो, हमें ले लो, हमें ले लो। उन लोगों को तो मुफ्त बंदा पड़ रहा है, वो कह रहे हैं आन दो भाई, आन दो, आन दो। ये इसे कहते हैं वो ब्रेन ड्रेन। व्हाट है। कभी कभार मुझे गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं पी जाता हूँ, क्योंकि कौम इतनी बहस हो गई, किसको क्या परवाह। गवर्नमेंट केयर करती, सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, यूके में पढ़ रहे हैं। ये वो एजुकेशनल सिस्टम की बातें करते हैं ये लोग। मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल आउट हो जाता है। ये बात करते हैं नेशनलिटीज बाहर की ली हुई, ताकोदौ में लगे हुए हैं, सारे सरकारी अफसर बाहर की इमिग्रेशन ले रहे हैं, मार्खम सिटी में जाके रह रहे हैं ये लोग, रिचमंड जा रहे हैं कनाडा के अंदर। ये बता रहा हूँ आपको, पहले मिसिसागुआ में जाके बस गए, वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ ले ली, कोई होश नहीं, कोई कान नहीं। और यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान का झंडा लगा के पूरा वक्त, जिसे मैं कहता हूँ नाच गाना, मिली नगमे। आज सुबह मैं एक देख रहा था, बड़े लीडिंग ज़राया ब्लाग के टेलीविजन चैनल पे आ रहा था, मिली नगमे कितने अच्छे बनाए। अरे यार, मिली नगमे, आप मेरी बात सुने, मिली नगमे गाने वाले भी कनाडा इमिग्रेशन ले चुके हैं, मेरा मुंह ना खुलवाना। 1980 में जिन लोगों ने मिली नगमे गाए थे, पता करो कितने पाकिस्तान में। सर आप बताएं, आप तो छोटे होंगे मेरे ख्याल एज में। जो वो सही कह रहे हैं आपके, वही अभी एक जो है बड़ा अच्छा पोस्ट चल रहा था कि वो जो है वो क्या कहते हैं, अगस्त जो है वो जैसे ही आता है तो याद आ जाता है कि हम पाकिस्तानी हैं। तो ये कि बहुत बुरा हाल है, डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। होप फॉर द बेस्ट। बेहतरी आएगी, होप फॉर द बेस्ट। आवाज़ का लहजा आपका ऐसा मध्यम है, बस अल्लाह बचाए, अल्लाह बेहतरी लाए हम लोगों की जिंदगियों के अंदर। इसकी मुझे दुख होता है, यकीन करो, क्योंकि मुझे जो चीज़ से है ना कि ये देखें, एक जो है वो डेफिनेटली किसी भी पाकिस्तानी को जो मुल्क से मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको इस चीज़ का, और डॉक्टर की आपने बात की, इंजीनियर्स की बात की, सर मिलियन डॉलर लगता है, पिन पॉइंट होती है। जैसे ही आप जो है वो कोई ऐसा बंदा तैयार होता है, उसको फ़ौरन उठा लिया जाता है। इवन अगर वो बहुत हाई लेवल पे चला जाए ना, उसको तो फ़ौरन उठा लिया खुद जाते हैं, बिल्कुल नहीं, खुद भी जाते हैं, और जो है वो अट्रैक्शन भी जो है वो फेडअप भी हो जाते हैं। बिल्कुल दोनों जो है वो सिचुएशन है। अगर वो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया तो वो उठा लिया जाता है, लेकिन अगर वो हाईलाइट जो है वो नहीं होता तो वो खुद ही जाने की कोशिश करता है। 80% लोग चले जाते हैं, 80%। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये बिल्कुल आपने हकीकत में बिल्कुल सही बात की कि एक डॉक्टर बनाने पे हमारा जो है वो कितना पैसा खर्च होता है। आप देखें हमारे यहाँ डोमिसाइल पे डॉक्टर बनता है जी, अपने इलाके में डॉक्टर ही नहीं करता। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एग्जैक्टली। दही इलाकों के अंदर, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कोई इसको गलत ना समझे, किसी सूबे की बात नहीं कर रहा। दही इलाके के डोमिसाइल के ऊपर एक बच्चा एडमिशन लेता है मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मेरिट वाले को धक्के मार के बाहर निकाला जाता है, ताकि कोटा सिस्टम के जरिए जो है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी सूबे की बात नहीं कर रहा, कोई गलत फहमी का शिकार ना हो। मेरिट वालों को धक्के देकर बाहर निकाला जाता है यूनिवर्सिटियों से, कोटे के ऊपर स्टूडेंट्स को घुसेड़ा जाता है। फिर उसके बाद वो यहाँ पढ़ता है, lakhs and lakhs of rupees from our budget it goes towards training doctors, training and educating doctors। फिर उसके बाद वो हाउस जॉब करता है। हाउस जॉब करने के बाद उसकी दुकान ये होती है किसी तरह मैं अमेरिका पहुंच जाऊँ,
वहाँ जाके वो स्पेशलाइजेशन करता है, जिस इलाके से उसने डोमिसाइल लिया होता है उसको कभी सर्व नहीं करता, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, वहाँ जाके डॉक्टरी शुरू करता है और वहाँ पर पाकिस्तान के लिए सैलाब आने पर साल में एक दफ़ा $1000 वो दान कर देता है, या फिर इमरान खान के साथ जाके बैंक्वेट डिनर खा लेता है, $1000 उसको दे देता है, $1000, या फिर वो जो है मुशर्रफ के डिनर्स अटेंड्स करता है। तो इससे फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स होता है ना अमेरिकस का, तो सर्व उनके लोगों को करते हैं 80 to 90% मेरे ख्याल में लोग चले जाते हैं जो स्पेशलाइज करने के बाद वापस ही नहीं आते। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो ये इसमें अपने इंडिविजुअल का मसला है। साथ साथ ये भी एक बात है, सोशल मीडिया पे किसी ने कहा है कि जाते वो लोग नहीं हैं जिनको वीज़ा नहीं मिलता, बाकी सबको वीज़ा मिल जाता है, वो चले जाते हैं। यहाँ पर सर मैं कुछ सवालात ले लूँ, फिर हमारे पास वक्त मुख्तसर है तो आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे, हमारा वक्त ख़त्म हो गया। दानिश रहीम दाने साहब ने एक सवाल पूछा है, तो भाई मैं जो स्पेसिफ़िक शख्सियत या उनके बिज़नेस के बारे में बात की है वो मैं बात करता ही नहीं, वो पीर साहब हैं। एम यूसुफ मेमन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भेजा, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। मेहरुनिसा मोतीवाला साहब हमेशा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का पूछती हैं, उनका भी जवाब देंगे हम कल। रोमेल दादा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आसिफ मारूफ साहब गोल्ड प्राइसेस के मुतालिक बैनुल अक़वामी पूछ रहे हैं, उसका एक जिक्र हमने आसिफ साहब कर दिया था और जुज़वी जिक्र किया था, आगे चल के और ज़्यादा बात करेंगे। सॉरी आज थोड़ा सा सोशो इकोनॉमिक मौजू के ऊपर मैं जज्बाती हो गया, लेकिन इस चीज़ की परवाह किसी को नहीं, क्योंकि हर शख्स को दुख होता है, लेकिन अपने घर का दुख खुद ही को होता है। वो शख्स जो अपने बच्चे के फेल होने पर कहना शुरू कर दे कि तुम जीतो या हारो मैं तुमसे प्यार है, तो उन वालिदैन के ऊपर जो है ना पूरे कौम को शक हो जाता है कि ये बच्चा इनका अपना है या किसी का मांगा हुआ है, क्योंकि अपने बच्चे के फेल होने पर, नाकाम होने पर जीतो या हारो नहीं होता, थोड़ी सी नदामत होती है, थोड़ी सी तस्हीह करने की बंदा कोशिश करता है। खैर आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ ओया साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। ज़्यादा गुफ्तगू तो मैंने ही कर ली, और यहाँ पर नाजरीन आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया के ऊपर अब मुझे बताया गया कि हम बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, इसलिए आपने सवालात अपने ज़रूर भेजने प्रोग्राम के लिए। 3 या 4 सवालात का इंतखाब करेंगे हम, और फिर उसके अलावा बाकी सवालात को वक्तन फ़वक्तन आपसे लेते रहेंगे। सोशल मीडिया के हमारे बिज़नेस प्लस के पते आपके सामने स्क्रीन पर वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे, और अब शो के बाद भी इसे बताएंगे, बुलेटिन के बाद भी आते हैं। और आपका खादिम अली नासिर जो है सोशल मीडिया पर बहुत मुतारिक है, गूगल पे जाकर अली नासिर बिज़नेस प्लस मेरी पहचान, अली नासिर बिज़नेस प्लस लिखिएगा, मेरे सारे सोशल मीडिया के पते आपको मिल जाएंगे, उस पर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। आज के लिए अली नासिर यूसुफ बोया और टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।